Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। आपको 120 ग्राम जल दिया है और उसमें जल के मोल को पूछा है और 1 मोल है, 18 मोल है, 10 मोल है और 100 मोल जो है आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सीधा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपने बोला कि भाई मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, दिया गया भार और बटे क्या होगा, अणु भार, यानी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, अब गिवन वेट कितना है, 18 ग्राम है और मॉलिक्यूलर वेट जरा पता करो। तो भाई जल है तो कल है, तो जल में हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, 2 गुणे 1 और प्लस हाइड्रोजन का 16, यानी 18 ग्राम पर मोल हो गया। जल का अणुभार जो होगा वो कितना होता है 18 ग्राम पर मोल होता है। तो भाई अणुभार रख दिया कितना 18 और ये क्या आ जाएगा 1 मोल। ठीक है ना, एक मिनट बस, सॉरी 180 ग्राम आपको दिया हुआ है तो ये क्या आ जाएगा 10 मोल आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10 मोल। ठीक है ना, तो आंसर देख लेते हैं कि आंसर है सी करेक्ट हो जाए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करेंगे आयरन इज Fe है एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। भाई कोई भी तत्व किस ब्लॉक का है ये आप कैसे पता करते हो, ये आप उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता करते हो। आप ये देखते हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस उसमें जा रहा है, किस सब सेल में जा रहा है, एस सब सेल में जा रहा है, एस उपकोष में जा रहा है कि पी उपकोष में जा रहा है कि डी उपकोष में जा रहा है कि एफ उपकोष में, एस सब शेल में जा रहा है कि पी सब शेल में जा रहा है कि डी सब शेल में जा रहा है कि एफ सब शेल में जा रहा है। जिस सब शेल में जा रहा है वो उसी ब्लॉक का हो जाता है। तो चलो भाई देखते हैं। एफ ही जो है उसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कितना है 26। चलो भैया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो। तो पहले आएगा 1s2, फिर आएगा क्या 2s2, फिर आएगा 2p6, फिर आएगा 3s2, फिर आएगा 3p6, इसके बाद 4s आता है और 3d आता है। बात समझ में आई ना। अब चलो चेक कर लेते हैं। तो भाई देखो यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो होंगे वो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। बचे कितने भाई 8 इलेक्ट्रॉन बचे, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पर और 6 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर, 3d6 हो गया। अब 3d6 लास्ट में कहाँ गया, तो डी ब्लॉक में गया। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीज़ और भी आपको बता दे रहा हूँ कि ब्लॉक इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इसका पीरियड या आवर्त पूछा जाता है, पीरियड पूछा जाता है या आवर्त पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आवर्त जो या पीरियड जो होता है वो हाईएस्ट एन होता है। हाईएस्ट जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या। तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर देखिए सब में 3 आ रहा है बट ये 4 आ रहा है, यानी हाईएस्ट एन क्या है, एन की वैल्यू क्या है 4 है। तो इसका पीरियड जो होगा वो 4th हो जाएगा, यानी आवर्त जो होगा इसका 4th हो जाएगा, 4th आवर्त का हो जाएगा। अब इसके बाद जब समूह की बात कर लेते हैं कि इसका समूह क्या होगा या ग्रुप क्या होगा, या फिर आप इसको वर्ग भी बोलते हैं कि वर्ग क्या होगा। ठीक है ना, तो देखो आप जब भी डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करते हो तो मैं थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, इससे कभी आपकी गलती नहीं होगी। पीरियोडिक टेबल को अगर देखो तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, उसके बाद ये फिर डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसके बाद ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, और यहाँ पर इस थर्ड ग्रुप में यहाँ से लैंथेनम के बाद से लैंथेनाइड और एक्टिनियम के बाद से एक्टिनाइड है, जो क्या है एफ ब्लॉक एलिमेंट है। इनको आपने कहा क्या कि नीचे रख दिया। तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है इनका समूह तो फिक्स होता है कितना, 3rd। बात समझे ना, क्योंकि यहीं से उठा के इनको नीचे रखा गया है, बाकी सब में आपको फाइंड करने पड़ते हैं। अब अगर आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन जैसे NS1 कन्फिग्रेशन आता है तो S का हो गया और उसका फर्स्ट समूह हो गया, NS2 आ गया तो सेकेंड समूह हो गया और S ब्लॉक का हो गया। अब यहाँ पर कैसे डी ब्लॉक का कैसे पता करेंगे, तो भाई डी ब्लॉक का अगर आपको पता करना है तो डी ब्लॉक का पता करने के लिए, समूह पता करने के लिए आपको NS के इलेक्ट्रॉन और प्लस N-1D के इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। NS में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उसके N-1D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो डी ब्लॉक में आ जाओगे। तो चलो भैया देख लेते हैं। मेरे पास NS क्या है, तो NS जो है 4s है, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 हैं।
अच्छा, n-1d क्या हुआ, n का मान जो है 4 है तो n-1d का मान हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा। यानी मेरे को 3d देखना है, तो 3d भैया कौन सा है, तो 3d ये और 3d पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो इसका ग्रुप जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 8th ग्रुप इसका आ जाएगा। बात समझ आई ना। तो ये जो है इसका ग्रुप या वर्ग हम देखें तो हमको ये ग्रुप या वर्ग मिल जाएगा, कौन सा, 8th ग्रुप और वर्ग यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये पता कर लेते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्सप्लेन द मोल फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मोल प्रभाज को उदाहरण द्वारा समझाइए। आपको क्या करना है, मोल प्रभाज जो है वो एक उदाहरण से समझाना है। मैं पहले आपको मोल प्रभाज के बारे में समझा दूंगा, उसके बाद मैं बोर्ड पर इसकी डेफिनेशन को लिख दूंगा कि किस तरह से आपको इसका बढ़िया से आंसर देना है और आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम मोल प्रभाज की बात करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, और उदाहरण से मैं आपको इसको समझा देता हूँ और उसके बाद मैं एक प्रॉपर वे में इसकी डेफिनेशन और क्या लिखना है वो लिख दूंगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की बात करते हैं या किसी विलयन की बात करते हैं तो उसमें हमको दो कंपोनेंट दिखाई देते हैं। पहला तो हमको दिखाई देता है क्या, विलेय दिखाई देता है, और दूसरा जो दिखाई देता है वो क्या होता है, विलायक होता है। विलेय को हम कहते हैं क्या है, सॉल्यूट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है ना। जो ज़्यादा होता है जनरली उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो कम होता है उसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए आपको मोल प्रभाज की बात करनी है, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन की बात करनी है। मतलब क्या, मतलब ये कि इन दोनों को मिला के हमने क्या किया, विलयन बनाया, तो इस विलयन में इसके कितने मोल का पार्टिसिपेशन है या फिर इसके कितने मोल का पार्टिसिपेशन है। इसका मतलब क्या कि किसी कंपोनेंट के मोल, यानी कि सपोज करो कि मैंने विलेय के मोल ले लिए बटे किस क्या हो जाएगा, विलयन के मोल, बटे क्या हो जाएगा, विलयन के मोल। अब आप कहेंगे सर विलयन के मोल कैसे हम पता करेंगे, यानी कि मैंने क्या लिया यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट और बाई ले लिया क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये किसके मैं फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ मैं विलेय के या सॉल्यूट के फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या कि विलेय के मोल प्रभाज, हमने क्या ले लिया, हमने लिया विलेय के मोल प्रभाज, तो यानी कि विलेय के मोल बटे कुल मोल। बात में कुल मोल किसके हैं, विलयन के मोल हैं। यानी ये मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक। अब आपको एक बात देखो पता है क्या कि ये जो विलयन बना है ये दो कंपोनेंट से मिलके बना है, एक तो विलेय और विलायक। यानी जो सॉल्यूशन बना है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिला है, मिलके बना है। यानी कि अगर मुझसे कोई कहेगा कि विलयन के मोल, अगर मुझसे कहेगा कोई कि विलयन के मोल, तो बराबर ये हो जाएंगे किसके, विलेय के मोल, और प्लस हो जाएंगे विलायक के मोल, ठीक है ना। अगर मैं ये मान लूं कि विलेय के मोल कितने हैं, Nb हैं, और विलायक के मोल कितने हैं, Na हैं, ठीक है ना। तो उस केस में Na प्लस Nb जो होगा ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb हो जाएगा, ठीक। तो अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूँ तो मेरे पास आ जाएगा क्या, विलेय के मोल क्या मैंने लिए थे, विलेय के मोल Nb लिए थे, ठीक है ना, और बटे विलयन के मोल क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb हो जाएगा। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मोल प्रभाज को x से रिप्रेजेंट करते हैं, और विलेय के हैं तो XB हो जाएगा। यानी मेरे पास XB जो होगा वो क्या आ जाएगा, NB प्लस अपॉन Na प्लस NB हो जाएगा। इसी तरह से मैं सॉल्वेंट के भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। सॉल्वेंट के मोल प्रभाज को मैंने कैलकुलेट किया यानी XA के, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के मोल, और बटे हो जाएगा क्या, विलयन के मोल यानी कुल मोल, यानी कि Na अपॉन Na प्लस NB हो जाएगा। अब आप जरा सोचो कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, XA प्लस XB कर दूं, तो XA की वैल्यू क्या आ रही है, तो XA की वैल्यू आ रही है भैया Na अपॉन Na प्लस NB, और प्लस हो जाएगा क्या, NB अपॉन Na प्लस NB। यहाँ पर आप एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा Na प्लस NB, ऊपर अगर देखो तो ये भी आ जाएगा Na और प्लस क्या हो जाएगा, NB, यानी ये वैल्यू क्या हो गई, 1। इसका मतलब ये हो जाएगा कि XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी इन दोनों का सम जो होता है वो इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मोल प्रभाज को समझा देंगे। अब इसमें एक उदाहरण लेना है, तो उदाहरण जो है वो मैं डेफिनेशन में ही, या चलो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। मान लो कि आपने कोई विलयन लिया और उस विलयन में A कंपोनेंट आपने लिया और A कंपोनेंट के 3 मोल लिए,
और एक बी कंपोनेंट था, इसके 2 मोल लिए। अभी ये सब मैं लिख दूंगा, ठीक है ना। तो विलेन के मोल कितने हो गए, विलेन के मोल कितने हो गए, तो विलेन के हो गए 3 + 2 भाई Na + Nb, तो कुल मोल कितने टोटल हो गए 5 मोल। तो विलेन के मोल क्या हो गए 5 हो गए, सही है ना, ठीक है। ए मोल जो था वो 3 था, यानी कि Na की वैल्यू आपने ले ली कितनी 3, और Nb जो है वो कितना 2 है, यानी Nb की वैल्यू क्या हो गई 2। अब चलो भैया XA निकाल लो, तो XA = क्या था Na/Na + Nb। Na का मान कितना है 3 बाई Na + Nb का मान कितना है 5, ये वैल्यू कितनी आ गई 0.6, ठीक है ना। इसी तरह से आप कैलकुलेट कर लो किसको XB को, तो आपने कहा सर XB = हो जाएगा क्या NB/Na + Nb। अब Nb की वैल्यू कितनी है, Nb की वैल्यू 2 है, और अपॉन ये हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4। आप देखो कि आप 0.16 और प्लस 0.4 करोगे, यानी XA + XB अगर आप करते हो तो ये वैल्यू 1 आ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को लिखना है। बाकी मैं अभी डेफिनेशन और ये सब लिख रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। देखिए पहले हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लिखा है, अब इंग्लिश मीडियम के इसके बाद लिखा जाएगा। मैंने लिखा है मोल प्रवाह, तो क्या लिखा है कि किसी मिश्रण में उपस्थित किसी घटक के मोल तथा मिश्रण के कुल मोलों के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अनुपात ले रहे हो। अनुपात किसका ले रहे हो, मोल, और बटे क्या कर रहे हो मोल। तो यार मोल मोल कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसकी कोई यूनिट नहीं होती मोल प्रभाज की। क्या लिखा, यदि विलेन में विलेय के मोल यानी Nb तथा विलायक के मोल Na हैं, तो विलेय के मोल Nb हैं और विलायक के मोल Na हैं, तो विलेन के कुल मोल कितने हो गए Na + Nb, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। अब हमने विलेय के मोल प्रभाज यानी XB को निकाला, तो क्या हो जाएगा विलेय के मोल Nb और बटे विलेन के कुल मोल यानी Na + Nb, यानी Nb/Na + Nb हो गया। इसी तरह विलायक के मोल प्रभाज जो होंगे वो विलायक के मोल यानी Na और बटे क्या हो जाएगा विलेन के कुल मोल यानी Na + Nb, यानी XA = हो जाएगा क्या Na/Na + Nb, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है कि विलेय के मोल प्रभाज XB बराबर प्लस विलायक के मोल प्रभाज XA, इसका मान क्या होता है हमेशा 1 होता है। इन दोनों को रखोगे, अभी इससे पहले मैंने समझाया तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अभी आप यहाँ पर भी देख सकते हो। अब आपको एक उदाहरण से समझाना है, तो आपने लिखा कि यदि किसी विलेन में घटक A के 3 मोल तथा घटक B के 2 मोल हैं, तो घटक A के 3 मोल यानी Na जो है वो कितने हैं 3 मोल हैं, और घटक B के 2 मोल यानी Nb के मान क्या है 2 मोल है, तो विलेन के कुल मोल क्या हो जाएंगे Na + Nb यानी 5 मोल हो जाएंगे। अब हमने XB निकाला, तो Nb/Na + Nb, Nb का मान कितना है, तो Nb का मान 2 मोल है, ठीक है ना, और टोटल मोल कितने 5 है, तो 0.4 आ गया। इसी तरह से आपने XA का मान निकाला Nb/Na + Nb, तो 3/5 यानी 0.6 आ जाएगा। अब आप 0.4 + 0.6 करो तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। एक अलग से मैंने बात और बताई कि मोल प्रभाज जो होता है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि आयतन पर ये निर्भर नहीं करता है, और जो वैल्यू आयतन पर निर्भर करती हैं वो तापमान से प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो मोल प्रभाज जो होता है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरह से हिंदी मीडियम वाले इसका आंसर देंगे। अब इसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम का लिख रहा हूँ। अभी देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा है कि मोल फ्रैक्शन इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट इन द मिक्सचर विद द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर, ठीक है ना। फिर लिखा है कि इफ़ इन ए सोल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर Nb एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट्स आर Na, देन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन = Na + Nb, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XA = मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na/, मोल्स ऑफ सोल्यूशन Na + Nb, एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट XB = मोल्स ऑफ सोल्यूट Nb/, मोल्स ऑफ सोल्यूशन Na + Nb, ठीक है ना। अब इसके बाद लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट XB प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XA = क्या हो जाएगा 1, XA + XB = 1। अब एग्जाम्पल से समझाया है, इन अ सॉल्यूशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A Na is 3 moles एंड द कंपोनेंट B Nb is 2 moles, then the total number of moles of solution = 5 moles, and XB = Nb/Na + Nb 2/5.4 and XA = Na/Na + Nb 3/5.6, एंड आपने इन दोनों का सम किया तो ये वैल्यू 1 आ गई, यानी XA + XB = 1। नीचे लिखा हुआ कि मोल फ्रैक्शन